हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि आज हमारा वीडियो नंबर 5 है, जो कि हम 500 वीडियो तक लेके जाने वाले हैं। पार्ट नंबर इसका 5वां है। इसमें हम 20 बहुविकल्पियों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ये 20 बहुविकल्पी कहाँ से लिए गए, सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये 20 बहुविकल्पी आपके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसी से क्वेश्चन लिए गए थे। वो सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो ये खंड आज होता है आपका, जो कि 20 मार्क्स का होता है। 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स का होता है। ठीक, कक्षा 10 गणित 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है। तो आप उसके लिए हमारे चैनल से साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि बिंदु P जो है, P है जो भी निर्देशांक दिए 2, -2 और Q, बिंदु Q है 10, -10, y के मध्य दूरी। मतलब जो P और Q से बीच के दूरी है ना, मध्य दूरी है, वो 10 मात्रक है। मतलब किसी भी यूनिट में लिखा जाए तो उसे मात्रक बोल देते हैं, कभी कभी इकाई भी लिखा रहता है। ठीक, तो इसका मतलब किसी न किसी, मतलब मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, मात्रक का मतलब यही होता है। तो y का मान क्या होगा? तो रफ कार्य करने के लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ दी है, तो यहीं पर हम रफ कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या कह रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। टोटल दूरी 10 है। तो हम ये कह देते हैं कि बीच की दूरी का फार्मूला आपको मालूम होगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करने के बाद वो फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दूरी जो P और Q की दूरी कितनी दी गई है, यहां पर दिया गया आपको 10। यही तो दिया गया ना, P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। अब यहाँ पे देखेंगे x2 का मान कितना। देखिए ये x1 होता है, ये x2 होता है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, हम इसको शॉर्टकट, सॉरी, ये x2 होता है, ये y1 होता है। x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक, अब यहाँ पे रख देंगे x2 का मान कितना है, 10 है। तो 10 यहाँ पे रखेंगे और माइनस अंडर रूट लगाए रखेंगे। ठीक, माइनस, और x1 का मान आपका 2 है, 2 लिख देंगे, 2 का वर्ग। ठीक है, इतना दूर तक। अब यहाँ पर प्लस बना देंगे। ठीक, अब y2 का मान आपका y है और y1 का मान आपका क्या है, y1 का मान -3 है। अगर -3 यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस स्क्वायर को मैं इधर साइड पक्षांतर करूंगा, तो स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, ये अंडर रूट को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोनों पक्षों का या तो वर्ग कर दो, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। ये लिखना नहीं है आपको, वहां पे आपको कर देना सीधे। तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा। अब बचेगा क्या, इधर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। 10 दहम में 100। और ये इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, 64 आ जाएगा प्लस। अब आगे देखेंगे, यहां पर आपको a + b के होल स्क्वायर का सूत्र आना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 6 मतलब 3, 3 का वर्ग मतलब 9 और प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 और गुणे a और b, तो a और b 2ab इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप 100 को लिखिए इसी प्रकार और इस 64 को इधर ले आइए, या 100 को उधर ले जाइए। 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, y स्क्वायर। इस 64 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 और 9 जुड़ जाएगा तो आपका 73 हो जाएगा। और वहां पे लिखा है 3 दूना 6 y माइनस का ये 100 उधर, इधर प्लस में था, उधर माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर इस 73 से 100 से 73 घटाएंगे तो आपका y स्क्वायर प्लस 6y मतलब प्लस 6y, और ये 73 से मतलब 100 घटा देंगे तो माइनस का कितना आएगा, क्योंकि 100 बड़ी संख्या है। अगर 100 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे तो माइनस का निशान लगेगा, घट के आएगा 27। कितना आएगा, 27। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 27 आएगा। तो 27 बराबर 0। अब यहां पर आपको क्या करना है, या तो ये वैल्यू y का मान यहाँ पे रख दीजिए, जो जो मान आपका सिद्ध हो जाए उसको रख लीजिए, या तो मेरी ये बात मान लीजिए, इसके आप गुणनखंड कर लेते हैं। इसके यदि आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको 27 के गुणनखंड करेंगे तो 9 त्रिको 27 होता है, यही तो होता है ना। तो इनको और इनको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9y - 3y बराबर 6 हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे। एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पर दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, y कॉमन मिल रहा है।
क्या मिला आपको, y कॉमन, इन दोनों में y कॉमन मिला, बचा क्या, इसमें बचा y प्लस 9। ठीक, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, 27 में भी 3 है, तो दोनों में से 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर से y का मान एक तो माइनस का 9 आएगा। ठीक, और दूसरा मान एक क्या आएगा, सॉरी, एक तो y का मान माइनस का 9 आएगा, दूसरा y का मान y बराबर 3 आ जाएगा। तो ये ऐसा कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, माइनस का 9 और 3, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे भी ना करके जहां तक सॉल्व कर लिए थे ना वहीं पर आप इसकी वैल्यू रख देते तो भी आपका हो जाता, या तो इस y की जगह पर 9 रखते और देखते, चेक करते, घट जाता, सही हो जाता, तो अब भी हो जाता। आप इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप इसमें वैल्यू रख रख के आप इसका सवाल हल कर सकते थे। ठीक, पर उसमें टाइम ज्यादा लग जाता, तो इसके लिए ये ऐसा ही सवाल आपको करना था। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको करना था। यदि आप इस सवाल को लगाए होंगे पहले से, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, अगर नहीं आता होगा स्टूडेंट को ना तो बहुत दिक्कत रही होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या, इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने अंकों तक दशमलव का प्रसार रहेगा, 1 तक, 2 तक, 3 तक या 4 तक। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा है 129/9, 125, 129/125 लिखा है। अब आपको जब भी आपका इस दशमलव प्रसार ज्ञात करते तो क्या करते थे, नीचे का हर का गुणनखंड करते थे। इसमें भी हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। हर का गुणनखंड करने के बाद 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो ये दशमलव कहाँ पे लगेगा, 3 अंक के बाद। बिल्कुल गारंटी बता रहा हूं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इसमें कितनी बार 5 आया या कितनी बार 2 आया। जो अधिक बार आया, देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। और अधिक कंडीशन आपको दे दिया जाए, ये मैं दे देता हूं 11/3125। यदि आप 3125 के गुणनखंड करेंगे तो आपको 5 कितनी बार मिलेगा, 5 बार 5 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 5, 5 बार 5 मिलेगा। तो 5 संख्या के बाद दशमलव प्रसार लगेगा, मतलब दशमलव किस संख्या के बाद लगेगा, 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। और यदि आपको मैं दे दूं 11/20, 11/20 दे देता हूं तो कितनी बार, कितनी संख्या के बाद कितनी बार लगेगा, तो 11, इस 20 की गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20। ठीक, अब इसमें कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। अब ये ना कह देना कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि ये शांत तो है, ये तो पता है कि 2 और 5 आ जाए तो शांत होता है। पर यहां पर जो आपको दशमलव लगेगा वो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, 2। और 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 2 बार वाला ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 2 बार वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक, तो वहां पे आपको ओएमआर शीट में किसको फिल करना है, 2 बार को। ठीक, तो यहां पर आपका मतलब बहुत आसान तरीके से, और तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, वो लंबा मेथड है, मैं आपको यहाँ पे केवल हल करना सिखा रहा हूं आपको। यदि प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि 26/156 का लासा और मासा, मतलब लासा कितना है, 156 है, तो मासा कितना होगा। अब कहने का अर्थ ये कि जो बड़ी वाली संख्या वही अगर लासा निकल जाए तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या लासा निकल जाए तो छोटी वाली संख्या मासा होगी। ये आपको याद कर लेना है। यदि बड़ी वाली संख्या लासा निकल जाए तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। तो 26 आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इनका दोनों का मासा निकालेंगे, वो सबके मत मैटर की बात है। पर आपको स्पेशल फैक्ट से याद कर लेना है कि इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए कि जो बड़ी वाली संख्या अगर यदि लासा बन जाए तो छोटी वाली संख्या मासा अवश्य होगी। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 56 को किस संख्या से द्वारा भाग दिया, इन दोनों वैल्यू को किस संख्या से भाग दिया जाता है। 156 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकती। 13 का इसमें भाग जाएगा, सही है, इसमें भी भाग जाएगा। 6 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये दोनों 6 के लिए भी एक गलत है। ठीक, अब ये दोनों बचे 13 और 26, और यहां पर इन दोनों में डाउट था तो आपको ज्ञात कर लेना चाहिए था। और 26 क्यों नहीं है, 26 क्यों आएगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 वाली तो एक 26 है ही। तो आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या के, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिखने के बाद डैश जरूर लगाना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और इतने का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आता है, 5 देता है। अब आपको मैं एकदम सिंपल तरीका ये बता दूं कि आप इन संख्याओं का इसमें भाग दिलवा दीजिए,
शेषफल जिसमें 5 आ जाएगा वही सही हो जाएगा, नहीं तो आपको इसका मासा भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो फिर तो भी हो जाएगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप मासा भी ज्ञात करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दिलवाएंगे। सबसे पहले हम किसका भाग दे देते हैं, 22 का भाग। 22 का भाग यदि आप इसमें देंगे तो 245 में 22 का भाग, सॉरी गड़बड़ हो गया, 22 का भाग देंगे तो 22 एकम 22 और घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 22 एकम 22, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3 बच रहा है, तो ये आपका गलत है। ठीक, 22 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो अब 26 को चेक कर लेते हैं। 26 में किसका भाग देते हैं, 240। 26 में कितने बार जाएगा, 2 छंग 12, यह शायद 6 छंग 36, 6 पंच 30, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 10 बार नहीं जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, शायद 9 बार या 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे 6 पंच 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, तो यहाँ पे 8 बार देख के चेक करते हैं, 9 बार देख के चेक करते हैं, 9 बार ले जाएंगे। 9 चौको 36, 9 छक्को 9 छक 54, 54 की 4 हासिल लाया 5, और 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका कुछ उसी प्रकार आएगा, यहाँ पर भी आपका सही वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि इसमें भी दशमलव प्रसार, सॉरी इसका शेषफल जो है अलग जगह जा रहा है। 13 का भाग दे के चेक कर लेंगे, 100 कितने में 24, 245 में, तो 13 का भाग यदि एक बार जाएगा, क्योंकि 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 15, 3 78, 63, 91, 8 104, 13 9 170, 13 8 104 हो जाएगा। तो ये भी 13 वाला भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। अब यहाँ 6 को चेक कर लेते तो ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा कि नहीं। अब आपको तुरंत ही इसको निशान मार देना चाहिए था, पर नहीं कर रहे, कर भी रहे, चेक भी कर रहे हैं, तो ठीक है, 6 चौको 24 हो जाएगा। इस 5 को उतारेंगे तो 0 बार भाग ले जाएंगे। मेरी बात ये ध्यान रखना कि जब तक आप यहाँ पे 4 लिख के छोड़ देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 बार जरूर लेके जाना, क्योंकि उसको 40 जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद ही चेक कर लीजिए, आपको यदि इतना आता होगा भाग तो आप ये भाग गलत कर चुके हैं। ठीक, तो चेक कर लेना। तो यहाँ पर भी 5 शेषफल आएगा, 0 बार ले जाएंगे। ठीक, तो 5 शेषफल आया तो ठीक है, इसमें भी भाग दे देंगे 6 का। तो देखिए, पहली बार अगर इन दोनों कंडीशन नहीं सेट कर रहे हैं, तीनों ऑप्शन कंडीशन इसमें से नहीं सेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या सेट करेंगे, और सेट भी कर दिए तो क्या जरूरत है उसकी, हमें 6 में इसका भाग, इसमें 6 का भाग दे देंगे, 6 कम 6 और घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और उतारेंगे 3, 6 पंच 30, 6 7 42, 42 यहाँ पे लिखेंगे, घटाएंगे कितना, 1 आ जाएगा, और 7, 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, 12 से यदि 17 से 12 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखिए, दोनों कंडीशन में शेषफल कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब था। तो इसमें आप सभी को चेक कर सकते थे, या एक एक अल्टरनेट में चेक करते, पहले पहला ऑप्शन चेक करते, फिर लास्ट वाला चेक करते। ठीक, पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेना, फिर लास्ट वाला चेक कर लेना, फिर सी नंबर चेक कर लेना, क्योंकि सी नंबर के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको करना था। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। चलिए अगला 5वां 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके बनने थे उस शिफ्ट में। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण लिखा 2x² ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए, समीकरण तो आपका दिया गया है 2x² + ax + 6 = 0, एक मूल क्या है, 2 है। तो एक मूल का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू वहां पर दी गई है, 2 है, तो a का मान तो आपका निकल ही आ जाएगा। यदि x का मान यदि यहाँ पे 2 दिया है तो 2 यहाँ पे रख देंगे, तो x की जगह पर 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस, और यदि 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा + 6 = 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 जो होगा 6 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक, 14 = 0। अब यदि x बराबर मतलब 2a बराबर लिखेंगे तो 14 उधर काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस का 14 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 किस में जाएगा, गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो -7 आपका बच जाएगा आंसर। तो यहाँ तक ये समीकरण को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पर x बराबर क्या रखा हमने, 2 रखा है बस, क्योंकि ये मूल दिया गया था। तो -7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, दो संख्याओं का योग
और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो वह संख्याएं होंगी। देखिए कुछ लोग हैं महान आत्मा जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर हम सीखेंगे जुगाड़ इसके लिए। जब भी ऐसा कोई भी सवाल दिया जाए तो उसमें एक्स वाई मानने लगना कि x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। अब इस समीकरण को हल करेंगे, मान निकालेंगे, नहीं करना आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा हूं उनका योग जो है 8 है और अंतर 2 है, तो आप क्या करेंगे, योग दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अंतर कितने का है इसके अंदर, 4 का, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना, 2 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और आगे भी चेक कर लेते हैं, इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, पर घटाएंगे तो ये गलत संख्या आ रही जो कि 6 आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 8 तो पहुंचेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि इतना आसान तो दे नहीं सकता, इतना ही आसान दिया गया है। आप सेट नंबर डी वाई में देख लेंगे, 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें सेट नंबर डी वाई में चेक कर सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। यदि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हैं ऐसे भी। अब इसको जोड़ने पर करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। अरे क्या करना हमको, ऐसे हमको केवल मान चाहिए, तो वो मान कितना है, ये वाला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 3 1/3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर डिस्क्रिमिनेंट से एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल निश्चित है, अनिवार्य है, जरूरी है कि अगर बोर्ड एग्जाम नहीं पूछेगा तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगी। विविधकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक। यही सूत्र होता है। यदि ये आपका प्लस में आए, मतलब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा तो प्लस में ही तो आएगा, तो ये आपके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, बस इतना ही। समान असमान का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। मूल क्या होंगे, असमान होंगे, ये लिखना है, ठीक। वास्तविक होंगे पर मूल एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे। अब यदि यही माइनस में आ गया तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक कह सकते हैं या अधिकल्पित भी कह सकते हैं। मूल क्या होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, काल्पनिक मूल हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जब यही वैल्यू 0 के बराबर हो जाती, किसके बराबर, 0 के बराबर, इस d का मान यदि इसमें इसका मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, a और c का मान रखेंगे, 0 आ गया, 0 आने पर यही मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर है। यदि एक मूल 2 आ रहा है, दूसरा मूल भी 2 ही होगा, ठीक। और एक बात और डिफरेंस ये जान लेना कि मूल तो दोनों समान आएंगे ही, पर यहाँ पर वास्तविक मूल आएंगे, कोई भी काल्पनिक मूल नहीं आएगा। ये तीनों कंडीशन आपको सीखनी चाहिए थी। यदि ये धनात्मक में आएगा तो वास्तविक होगा, असमान होगा, माइनस में आएगा तो अधिकल्पित या काल्पनिक होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, जिसको केवल इमेजिन किया जा सकता, रियलिस्टिक में कुछ नहीं है। और 0 क्या होगा, असमान होगा, समान होगा और वास्तविक भी होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका मूल निकालना, तो हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे सूत्र रखा है a² प्लस b² bx, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण होता है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, a का मान कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, और b का मान माइनस का 2 निकल के आएगा, और c का मान 1/2 आया, तो यहाँ पे रखेंगे। तो a का मान यहाँ पर से हमें निकल के आया 3, b का मान माइनस का 2 और c का मान 1/3, ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। कभी कभी इधर उधर भी कर देता है, x² की इधर लिखा होता तो भी हम a का मान हमेशा x² के बगल में होता है, और b का मान हमेशा x के बगल में होता है, c का मान एक संख्या होती है 2 4 6 8 ऐसे लिखा हो, ठीक। अब b² का मतलब यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। माइनस 4ac, 4ac का मतलब a का मान 3 है और c का मान कितना है, c का मान 1/3 है, यही तो है ना। और 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 4 इसके बगल में आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 मूल के लिए मैंने बताया कि समान और वास्तविक होंगे, तो कितना आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। जो इसका क्या होगा, विविधकर क्या होगा, 0 होगा, पर यहाँ पर समान और वास्तविक भी हो सकता है, ये डबल ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। विविधकर तो आप बिल्कुल सही जवाब है 0 वाला ही। मैं यहाँ पे जो मूल होंगे समान या वास्तविक, पर यहाँ पे विविधकर का मान ही पूछ रहा है। कितना अच्छे से क्वेश्चन सजाया है, अगर स्टूडेंट डाउट में ना आ जाए। मैं भी एक समय के लिए डाउट में आ गया, अभी देखा कि वास्तविक और बराबर मूल भी दिया है और शून्य भी दिया है। ये आपका बोर्ड ही एग्जाम में आया, डीवाई सेक्शन में, ठीक। जो सेट नंबर डीवाई था उसी में आया था ये क्वेश्चन।
तो कितना अजीब क्वेश्चन आ गया इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग ना लगा पाते, आप इसमें मार के चले जाते मूल वास्तविक और बराबर में, तो आप गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर व्युत्कर कितना आया, 0 आया है। ठीक, प्रश्न 08, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसमें बीसी भुजा समांतर है। ये निशान किस चीज का, साइन है, साइनो किस चीज का है, ये आपका समांतर का, पैरेलल, दो लाइन समांतर है आपस में। और डीई के मतलब ये जो डीई भुजा और दोनों, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, मतलब पैरेलल है। ठीक, खींचे गया है। यदि बीडी का मान आपको दिया गया है, बी और डी का मान 7.2 दिया गया सेंटीमीटर में, और ए का मान, ई का मान 1/8 सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर आप खुद लिख लेना। और ई और सी का मान कितना दिया, 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो ए और डी का मान पूछना है, यहाँ पर से यहाँ तक का वैल्यू पूछ रहा है, उसको एक्स मान लेंगे। ठीक, एक्स मानना और ना मानना दूसरी बात है, आप मान लेना। तो यहाँ पर एक थ्योरम लगती है जिसको आप कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, ज्यामिति की है आपकी, तो यहाँ पे बीपीटी लगती है। तो बीपीटी को आपके क्या कहते हैं, बेस थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर बीपीटी लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको हल करेंगे। तो बीपीटी का मेन फार्मूला ये होता है कि इन दोनों की संगत भुजाएं, मतलब ए और डी बटे बी और डी, क्या लिखा, बी और डी, ए और डी और बी और डी। ठीक, और यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यहां से ए और ई है। ठीक, और ई से सी तक, आप इसको डी और बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसा भी लिख सकते हैं और सीधा उल्टा लिख सकते हैं। ए से डी तक आया तो ये अनुपात हो गया, डी से बी तक आया तो ये अनुपात में रखेंगे, ये और ये आपस में अनुपात में होते हैं, ये आपका थ्योरम होती है। ठीक, क्या होती है, थ्योरम होती है। ठीक, थ्योरम के जरिए हम इसको हल करेंगे। तो थ्योरम के जरिए आप इसको हल करेंगे तो ए और डी का मान तो आपको दिया नहीं गया, तो हमने मान लिया इसको x, और बी और डी का मान कितना, बी और डी का मान 7.2 है, बराबर ए और ई का मान कितना है, 1.8 है, ई और सी का मान कितना है, 5.4 है। इसको दशमलव से इस दशमलव को हटा देंगे। ठीक, क्लियर मेरी बात यहाँ तक। 18 को 54 हो जाएगा, तो 1/3 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस 3 से इस 72 को काट देंगे, 3 से किसको काट देंगे, 18 का 54, 19 चौक 76, 29 57, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए ना ही ऐसा नहीं कर देते हैं हम, 72 को नहीं काटते, इस 3 को लिख के रहने देते। ये 3 काहे में है, इधर भाग में, उधर काहे में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो 1/3 7.2 इसके आगे में गुणे में आ जाएगा। तो इसका मतलब 72 में मतलब 7.2 में कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है। ठीक, तो भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये दशमलव को अवॉइड कर देते हैं अभी, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो ये कटम कुटम आ जाएगा। तो आपका कितनी बार गया, 24 बार। जबकि यहाँ पे लिखना क्या होगा, 2.4। क्यों लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है 2.4, वो इसलिए आई है, यहाँ पर दशमलव भी लगाते हैं एक संख्या के बाद, तो दशमलव यहाँ पर भी लगा देंगे, ऐसे भी हल कर सकते हैं। आपको जैसा भी आ रहा हो तो यहाँ पे 2.4 सही जवाब हो जाएगा। कैसे आया, इस थ्योरम के जरिए। ये थ्योरम से बेस क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस थ्योरम को बिल्कुल ही पढ़ लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। एक वैल्यू गायब कर देगा, दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, 3 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू आपसे पूछेगा, मतलब 3 मान देगा और 1 वैल्यू पूछ लेगा, क्योंकि 4 ही तो मान है ना, 3 तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 9, 2 बिंदुओं इतने और इतने की मध्य दूरी क्या होगी। अब ये तो आपको फार्मूला पहले ही बार सीख लिया होगा कि P और Q बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 y2 चाहे इधर उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, पर यहाँ पे x1 के साथ x1 होना चाहिए, y1 के साथ y1। तो यहाँ पे x1 है, y1 है, यहाँ पे x2 है, y2 है। ठीक, x1 का मान कितना है, 2 है, x1 का मान कितना है, 2, 2 से कितना घटाएंगे, y2 का मान 4 घटाएंगे, तो उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट लिखे रहने देंगे, और यहाँ पर इस दोनों से घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में अंतर भी 2 का है,
2 को यदि आप बाहर कर लेंगे, 2 को यहाँ पर भी अंतर 2 का ही है, तो 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मतलब 4 4 जुड़ के 8 हो जाएगा। √8 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे, 8 के गुणनखंड करने पर आपको 3 बार 2 मिलेगा। ठीक, 3 बार 2 का मतलब ये है कि आप इस रूट में 3 बार 2 लिखेंगे, एक जोड़ा बन के निकल आएगा, 1 2 फंसा रहेगा उसी में, तो यही आपका 2√3 आपका 2√2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां भी देख लेते हैं। देखिए सवाल बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, ये तो बहुत ही आसान शिफ्ट में आया था, कुछ बहुत क्वेश्चन करने लायक थे, बहुत अच्छे थे, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी थे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः, समरूप त्रिभुज है कोई दो, कोई भी हो, मतलब हमसे मतलब नहीं है, तो एक की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा कह दिया जाए कि ऊंचाई को आपको जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो ऊंचाई का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। क्या जब क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या करना है, ऊंचाई जो दी गई है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 आएगा, और 4 का वर्ग कितना आएगा 16, तो यही सही जवाब हो जाएगा आपका। और जब भी कभी आपको ऊंचाई पूछी जाए तो क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, मतलब उसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए। पर यहाँ पे पूछा गया क्या गया है, क्षेत्रफल, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई दिया जाएगा क्षेत्रफल पूछेगा। यदि आपको ऊंचाई दिया गया है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल बड़ा होता है, ठीक, ऊंचाई छोटी होती है, तो ऊंचाई छोटी, अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए ऊंचाई पूछी जाए तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें 12वें इसी प्रकार 20वें क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 11, उसके बाद 12वां, फिर 13वां, फिर 14 है, फिर यहाँ पे 15 होना चाहिए था और यहाँ पर 16 होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, इसके मूल होंगे। देखिए उस बार आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या पूछ रहा था कि उसमें क्या होगा, उसके व्युत्कर क्या होगा, व्युत्कर 0 हो गया था, पर यहाँ पे मूल पूछा जा रहा है। तो ए का मान आपको मालूम होगा, जो यहाँ पर x की जगह पर लिखा रहता है, x² की जगह पर, वो a का मान होता है। b का मान कहाँ पे होता है, जो x की जगह पर लिखा है। c का मान एक ऐसी संख्या होती है जो लोकल संख्या होगी। ठीक, तो यही आपका व्युत्कर ही निकाल कर आप बता सकेंगे कि मूल कैसे होंगे। तो व्युत्कर का सूत्र होता है b² बराबर -4ac, सॉरी b² -4ac होता है, d बराबर b² -4ac। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसलिए d इसका लिया जाता साइन। तो यहाँ पर b का मान सबसे पहले रखेंगे, b का स्क्वायर मतलब 12 वो भी माइनस में है, माइनस का 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। आपको ऐसे लिख लेना, ठीक, याद भी कर लेना है, किसी संख्या का वर्ग आसानी से याद कर सकते हैं आप 12 तक, कम से कम 20 संख्याओं तक का तो वर्ग याद ही होना चाहिए था। अब 4 लिख देंगे, 4 लिखा, a का मान कितना है 4 है, लिख देंगे, और c का मान कितना है आपका 6 है। ठीक, इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब 144 से यदि आप इसका गुणा कर दीजिए, सबसे पहले 4 चौक 16, 16 छक्का कितना हो जाता है 16 85, 16 छक्का 96 हो जाता है। यदि आप इससे से घटाएंगे तो व्युत्कर क्या आएगा आपका, 0 तो आ नहीं जाएगा, तो पहली बात तो 0 नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद ये आपका एक धनात्मक संख्या हो जाएगी, हम इसे ना घटाकर सीधे आंसर में जाते हैं। ठीक, तो ये धनात्मक आएगा। धनात्मक मतलब मैंने अभी सिखाया आपको कि वास्तविक होंगे पर असमान होंगे। ठीक, वास्तविक होंगे मूल पर असमान मूल हो, समान मूल नहीं होंगे, अलग अलग मूल होंगे। तो पहले ही ऑप्शन आपसे सही हो गया। अगर 0 हो जाते मूल तो वास्तविक और समान हो जाते, और नहीं तो अगर माइनस में हो जाता तो वास्तविक नहीं रह जाते, और शून्य कभी नहीं होंगे मूल। ठीक, मूल शून्य नहीं होंगे, पर विविधकर शून्य हो सकता है, विविधकर शून्य होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान भी होंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन ए नंबर आपको ब्लैक करना था, किससे, OMR शीट में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है कि त्रिभुज चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। ये त्रिज्यखंड है OAB, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे सजाए गए, थोड़ा सा ऑप्शन में डिफरेंस हो सकता है, ये ऑप्शन उधर भी चले गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो यहाँ से त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल तो मालूम होगा ना, θ/360 × πr², यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
बिल्कुल सही बात। तो थीटा कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया, 360 बटे में लिख देंगे। पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर आप पाई का मान आप वो भी लिख सकते हैं 7×21 3.14 भी आप ले सकते हैं, पर यहाँ पे देखता हूँ किस वैल्यू से ये आपका सही हो जाएगा। तो 22/7 के लिए नहीं ले सकते, तो 3.14 ले लेते हैं आप, इसके जरिए हम हल करेंगे। तो पाई का मान हो गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे दिया गया है, आर का मान 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 16 ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो इस 30 से इसमें भाग देंगे तो 12 3 36 होता है कि नहीं आपको पता है, तो 12 बार जाएगा। अब 12 में यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले 16 को काटते हैं, किससे, 2 से। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 16 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देना, 4 3 12। मैं इसमें अप्रोक्स वैल्यू निकाल के आपका आंसर ढूंढ दूंगा, 4 3 12 हो जाएगा। थोड़ा आंसर तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे सजे हुए हैं, तो इसको हल ही करना पड़ेगा। तो 100 मतलब 3.14 में कितने का भाग गुणा करते हैं, 4 के पहले गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 की 2 सॉरी 4 4 को 16 की 4 और 4 1 4, एक हाथ से जुड़ के 5 हो गया, दशमलव लगा देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, बटे में कितना लिखेंगे, 3 हो जाएगा। 3 का यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 4 बार, 3 चौको 12। ठीक, फिर 5 उतारेंगे, 5 में यदि आप फिर 5 में 3 1 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 4.1 और कुछ भी आएगा, तो 4.1 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 4.9 लिखा हुआ है, तो उल्टा है। जबकि यहाँ पे आपकी बार 9 बार जाएगा। ठीक, 9 3 को 27, तो 9 बार नहीं यहाँ पे जाने वाला। तो अप्रोक्स में वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4.19, क्योंकि पाई का मान एकदम फिक्स नहीं होता कि 3.14 ही होता है या 22/7 ही होता है, और भी वैल्यू पाई की होती है जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। ठीक, तो इसीलिए आपका वैल्यू जो आपका मतलब अप्रोक्स में वैल्यू आ रही है, तो वो क्या आ रही है, ये आ रही है। तो थीटा बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इस सूत्र को याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सवाल आगे भी बन सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे केवल आपको केवल आपको वैल्यू याद होनी चाहिए थी। 45 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान याद है तो आप इसको कर लेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस कॉस के 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। अब इसमें वर्ग लगा तो इसका भी वर्ग लगा देंगे, क्लियर मेरी बात, माइनस बनाएंगे। अब ये कह रहा है कि साइन के 60 डिग्री का मान √3/2, इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा करने से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान √3/2 होता तो रख देंगे, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब √3/2 इसका भी मान होता है, साइन 60 का भी मान होता है, सेम, तो ये हो जाएगा। अब यदि इसमें और इसमें घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा केवल 2 ऑप्शन आपका सी है। तो बहुत ही आसानी से आपको अप्रोच लगाना है, यहाँ पे आप इसको हल करते रह जाते हैं, हल नहीं करना यार। जब दिखाई दे रहा दोनों वैल्यू सेम है, काट देंगे, आएगा 0, आपका आंसर 2, वो तो 0 ही हो गया जो कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14वें को। क्वेश्चन नंबर 14वां ये कह रहा है कि cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मैं डायरेक्ट जवाब बता रहा हूँ कि आपको जैसे भी आपके सवाल मिले तो उसमें 0 लगा देना निशान, जहाँ पे माइनस लगा हो। पर इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कैसे इसको करना था। यदि आपको बड़े क्वेश्चनों में आ गया, न्यूमेरिकल ये बहुविकल्पी में ना आकर कोई और क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी करने के लिए तरीका देखेंगे। कॉस स्क्वायर 67 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, 23 डिग्री है। साइन स्क्वायर 23 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको सूत्र ये लगाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, यही सूत्र होता है कि नहीं आपका। तो इस सूत्र के जरिए हम रखेंगे तो ए का मान कितना है, कॉस एक्स है, बी का मान क्या है, साइन 23 है, कॉस 67 है। तो ए प्लस बी का मतलब होता है कॉस 67 डिग्री प्लस साइन 23 डिग्री। दूसरे कोष्टक में क्या होगा, यही चीज को माइनस में रख देंगे, तो कॉस 67 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री। अब आपको ये मालूम होगा यदि आप कॉस 90 माइनस थीटा इसको चेंज कर देंगे तो ये माइनस किसके बराबर हो गया, साइन 23 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और साइन 23 डिग्री से साइन 23 डिग्री घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो वो 0 कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इसका डायरेक्ट जवाब कितना था, 0 था, 0 था। आपको इसको याद भी कर लेना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन, जब भी बटे में दिखाई दे सवाल और आपको ऐसे क्वेश्चन दे जिनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 आ रहा है, इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये आपका मान 0 ही होगा। और यदि प्लस बना है तो फिर दूसरा होगा, फिर नहीं होगा, ये सवाल ही नहीं होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री के बराबर है। तो कोई त्रिभुज ए है और बी है और सी है, तो एंगल सी को 90 डिग्री बनाना था, इसीलिए मुझे सी यहाँ पे लेना पड़ा। और कह रहा है कि tan ए का मान, tan ए बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है tan ए बराबर √3, ये होता है लंब बटे आधार के बराबर। तो यहाँ पे ए के हिसाब से लंब क्या होगा, ये वाली संख्या होगी, तो 1 है लंब का मान 1, आधार क्या होगा, ये वाली संख्या, ये संख्या आपकी कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पर कर्ण की जगह पर आपका जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, कर्ण की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आएगी। आपको कैसे निकालना है, देखिए मतलब वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। डायरेक्ट मुझे याद है, मैं इसको नहीं फालतू करता, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लगाने के बाद ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, इसका मान और इसका मान, इसका मान और इसका मान। ये सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद तो याद भी याद कर लीजिए। साइन मतलब कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे वैसा नहीं कोई भी सिस्टम बन पाएगा, तो ऐसे लगेंगे। तो साइन ए का मान, सॉरी यहाँ पे तो मैं इसको रब कर दिया, इसको 1 मान था, यहाँ पर √3 मान था, यहाँ पर कितना मान था, यहाँ पर आपका मान था 2, ए सी बी। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण का मान तो 2 है, ये तो फिक्स है, ठीक। लंब का मान कितना होगा, ये ध्यान रखना, लंब का मान किसके हिसाब से, ए के हिसाब से लंब का मान कितना है, 3 है, √3। अब यहाँ पे इंटू गुणे के निशान बनाएंगे, कॉस बी के हिसाब से, बी के हिसाब से आपकी बात लेंगे तो यह होता है आधार बटे कर्ण, तो बी के हिसाब से लंब तो ये हो गया, आधार क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण का मान तो आपको 2 दिया ही है प्लस। तो कर्ण का मान तो हर जगह आएगा, क्योंकि दोनों ही संख्याएं क्या है, कॉस कॉस है, कॉस के बटे में हमेशा कर्ण आता है, लंब के बटे साइन के बटे में भी कर्ण आता है, तो 2 2 तो आएगा ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस ए के हिसाब से, कॉस ए के हिसाब से यदि लंब लेंगे तो लंब क्या आएगा आपका, कर्ण क्या आएगा, सॉरी कॉस ए के हिसाब से आधार आपका 1 आ जाएगा, और साइन बी के हिसाब से आधार जो आपका है √3 आ जाएगा। साइन बी के हिसाब से जो आपका लंब है वो 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको आपस जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू थोड़ा याद होनी चाहिए, या तो फिर आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप यहीं पर रखेंगे तो आपका ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि 16वां क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का मतलब उसकी परिधि 2πr किसके बराबर, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, यही तो होता है ना वर्ग का परिमाप 4a। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमें 2 से 2 को 4 को काटेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और r बराबर कितना हो जाएगा, 2a/पाई, पाई को रखे रहना, ठीक। r का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करना है, तो रख लेंगे हम, किस में रखेंगे, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, πr² का मान ज्ञात करना था आपको। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब एक तो r1 क्या है आपका, तो उनके क्षेत्रफल, सॉरी यहां पर जो आपका वृत्त के क्या है, वृत्त का जो परिधि है 2πr उस 4a के बराबर है। मान लीजिए ये परिमाप किसका है, वृत्त का, और सॉरी ये आपका वर्ग का परिमाप है, ये वृत्त का परिमाप, इसको कैंसिल करेंगे तो πr बराबर किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वृत्त को लिख दीजिए, वृत्त क्या है, वृत्त आपका है πr² क्षेत्रफल, जबकि इसका क्षेत्रफल होता है a²। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो पाई का देखिए, r की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, r की जगह पर आप ये रख सकते हैं, तो क्योंकि r बराबर ये पाई इधर बटे में आ जाएगा,
ए बटे पाई हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, ए बटे पाई। तो यहाँ पर आर की जगह पर क्या रख देंगे आप, ए बटे पाई रख देंगे। तो इस आर की जगह पर ए बटे पाई रख देंगे तो ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बटे ए स्क्वायर आपकी वैल्यू दी हुई है तो ए स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं आप आर पाई, मतलब ए स्क्वायर ही लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर देना तो आपको कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पाई लिखा हुआ पाई स्क्वायर होता है, इस पाई से इस पाई को कैंसिल करेंगे तो एक पाई बचेगा, एक बटे पाई बचेगा। एक बटे पाई का मान मतलब इसको हम लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 7/22 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से सवाल हल हो चुके। देखिए यहाँ पे जो दिया गया था परिमाप, किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप 2πr किसके बराबर दिया गया, तो एक वर्ग के परिमाप के। इसको कैंसिल करा तो हमें 2 मिला, तो पाई आर बराबर 2/a मिला। पाई आर बराबर कितना मिला, 2/a मिला। तो कहीं से मुझे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये सवाल का ऑप्शन जवाब नहीं हो सकता, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो आर का मान यहाँ पर से क्या निकल के आएगा, 2a/पाई, पहला मान ये आर का। अब ए का मान यहाँ पर से कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना है कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसको निकालना है। तो आर का मान तो हमें मालूम चल गया ना, तो पाई बट इंटू आर का मान होता है 2a/पाई का होल स्क्वायर, यही आपका आर का मान है बटे ए स्क्वायर। इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो आर की जगह पर हमने मान रख दिया ना आर का मान। तो आप देखिए स्क्वायर करेंगे तो यदि पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस पाई स्क्वायर, सॉरी बटे पाई स्क्वायर। इस पाई से इस स्क्वायर को काट देंगे, बटे में जो ए स्क्वायर था इस स्क्वायर से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/22/7। पाई 4/पाई आएगा, उसको 22/7 लिख देंगे तो इस ऊपर गुणे में चले जाएगा तो ये हो जाएगा मतलब 4 × 7/22 बचेगा, ठीक। इस 2 से इस 22 को काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 14:11 आपका सही जवाब हो जाएगा। 14:11 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन 16 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां, 18वां और 19वां 20वां क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें, 18वें और 19वें और 20वें को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है एक तरीके से कि ये क्वेश्चन को मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आना चाहिए था, पर यहाँ पे एक ही नंबर में पूछा गया जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 1 नंबर में इसके लिए एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये 2 नंबर में थे। जबकि ये आपका जो बोर्ड एग्जाम पहले जब नहीं होते थे, 6 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, तब यही क्वेश्चन आपका 6-6 मार्क्स में दिया जाता था। पर देखो अब लगाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया, पूछा क्या गया, निम्नलिखित सारणी में से माध्य क्या होगा। निम्नलिखित का मतलब आप जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये भी आप हिंदी के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 10 तक दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक। और इसकी जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 3, 6, 8 और 5 और 3। तो इसके जरिए क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब समांतर माध्य ही होता है। समांतर माध्य का आप फार्मूला जानते होंगे कि सिग्मा fx बराबर बटे सिग्मा f होता है। कहने का अर्थ ये कि जो सिग्मा f होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, इसे f मान लेंगे। x क्या होता है, पद होता है। हम यहाँ पर पद निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको सारणी यहाँ पर 2 ही दिया गया था, केवल इतना ही दिया गया था, पर मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ ताकि मुझे और भी पेज ना लेना पड़े, इसमें और भी ना लिखना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर ही मैं आपको इस सवाल को हल करके दूंगा। तो यहाँ पे जो पद होता है, पद को क्या कहते हैं, इन दोनों अंतराल जो दिया गया है उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आप कितना पाएंगे, 10 ही पाएंगे। 10 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार इसमें भी 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 30 में भी 2 का ही भाग देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में अगर 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसी प्रकार करते चले आना। मैं एक आपको फार्मूला ये देता हूं कि जब भी आपको 2 या 3 से बार चेक कर लिया जाए तो और अंतराल बिल्कुल 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60 इसी प्रकार चल रहा है, तो इसमें 10-10 बढ़ाना होता है। देखिए पहले 15 आया, फिर कितना है, पहले 5 आया, फिर 10 आया, सॉरी पहले 5 आया, फिर 15 आया, फिर 25 आया, उसके बाद क्या आएगा, अब 35 आएगा। आप जोड़कर चेक भी कर सकते हैं, जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, f इंटू एक्स, एफ एक्स का मान चाहिए। एफ एक्स सिग्मा का मतलब होता है जोड़, आपको एफ एक्स को जोड़ना है।
तो f इंटू एक्स करना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, और 15 को 6 में गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा। 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा आपका, ठीक। अब 35 का 5 में गुणा करने के लिए 25 की 5 हासिल आए 2, और 5 तिया 15, 2 हासिल जुड़ के 17 हो जाएगा, ठीक। 175 हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, सॉरी रुकिए, देखिए 7 पर 35, हाँ सॉरी सही है, बिल्कुल सही है। और 3 का 45 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 5 15 की 5, 3 चौको 12, और एक हासिल जुड़ के कितना हो जाएगा, 13, 135 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें क्या करते हैं, हम योग करते हैं। देखिए हमें वैसा कुछ नहीं करना जैसा कि ये, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके लिए उतना ज्यादा एफर्ट नहीं, जितनी औकात है इसकी 1 नंबर की उतना ही इसको समय देना। इसको जल्दी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 3 और 6 जोड़ के 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17, 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22, 22 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 25 आ जाएगा। तो 25 क्या आया, सिग्मा एफ, मतलब एफ का जो जोड़ने के बाद जो आएगा वही सिग्मा एफ कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को, इन सभी को जोड़ना। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है और एफ एक्स को जोड़ना है। तो यहां पर लास्ट डिजिट को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 10 5 15, 15 की आएगी 5, हासिल आए 1। और इस प्रकार 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 और ये 7 और 3 10, 10 हो गया 20, और 20 एक हासिल मिलके कितना हो जाएगा 21, 21 में हासिल कितना बचेगा 2, और लिख दिया गया 1। और यहाँ पे 2 है, 1 है और 3 है, मतलब 1 है, तो इस प्रकार मिलके 4 हो गया, 1 हासिल बचा था तो क्या हो जाएगा 5, 2 हासिल, सॉरी 2 हासिल बचे थे तो 6 हो जाएगा। 600 कितना आया, 15 आ जाएगा। तो ये किसका मान आया, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या होगा, एफ एक्स का मान दे देंगे, कितना है 615 है, और इसमें भाग कितने का देना है, भाग देना है आपका 25 का। तो यहाँ पे अब यदि भाग देने की कोशिश करेंगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा, कितना 25 दूना 50, 2 बार जाएगा। यहाँ पर दे ही देते हैं आपको, कैसे वैसे ना निकालना चाहिए। तो 25 पंचे, जबकि 24 पॉइंट कुछ आएगा, पर 24 पॉइंट की यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए, 1 और 2, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसीलिए हम इसको हल करेंगे। 25 दूना 50 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1, 11 हो जाएगा 5। 25 चौको 100 होता है आपका, ठीक। 25 चौको कितना होता है 100, आ जाएगा कितना, शेषफल 15। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। 25 छंगम कितना होता है, 150 होता है, तो यहाँ पर 24.6 आ जाएगा। तो 24.6 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार ये सही जवाब हो जाएगा। जबकि देख सकते हैं इसके लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आपकी जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है, इसीलिए बहुविकल्पी में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को भी मिलाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि माध्यक का वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। माध्यक का मतलब माध्यिका ही होता है, मीडियन जिसे कहते हैं आप हिंदी में, तो इंग्लिश में। तो मीडियन जो माध्यक है उसी का वर्ग अंतराल ज्ञात करना, ये आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। देखिए जब भी देखिए अंतराल तो वही दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। जबकि बारंबारताएं अलग है, 7 है, 15 है, और 7 है, 5 है, और 16 है, और 12 है, और 2 है। तो यहाँ पर जब भी आपको माध्यक निकालना होता है या माध्यिका निकालनी होती है, तो वहां पे हम निकाल देते हैं संचयी बारंबारता, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए हम CF भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता होती क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पहला अंक दिया जाता है बारंबारता का, उसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद इस वाले अंक को इस वाले अंक को जोड़ेंगे, 7 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 28 और 12 को जोड़ देंगे तो आपको 40 हो जाएगा। 40 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में पहला पद वैसे ही लिख दिया जाता, फिर दूसरा पद मतलब अल्टरनेट में जुड़ता है, मतलब एक क्रम से क्रम छोड़ कर जुड़ता है, और जुड़ने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे ना, इस बारंबारता को पूरा जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा। तो 42 को क्या कर देंगे, 42/2 कर देंगे, ठीक। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21, ठीक। 21 के नियर अबाउट कौन सी संख्या दिखाई दे रही संचयी बारंबारता में, यहाँ पर केवल 28 दिखाई दे रहा है, ठीक। जबकि 12 उससे बहुत छोटा है और 40 भी उससे बहुत बड़ा है, तो इसीलिए 28 ही ऐसी संख्या है जो कि इसका वर्ग अंतराल बन सकती है। तो यहाँ पर जहां पर भी दिखाई दे रहा हो 20 से 30 तक का वर्ग अंतराल, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब होगा, ठीक। तो इसके लिए करना क्या था, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, संचयी बारंबारता निकालनी थी। देखिए माध्यक का केवल वर्ग अंतराल ज्ञात करना था, कोई माध्यिका ज्ञात नहीं करनी थी हमें वर्ग अंतराल चाहिए था, किस अंतराल में माध्यिका हमारी होगी। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही निकाल लेना है, कैसे कि सबसे पहले हम इसका सबको जोड़ देंगे संचयी बारंबारता,
फिर उस पदों को क्या कर देंगे, जितने भी लास्ट में जितने भी पद है फ्रीक्वेंसी में जितने भी पद आए हैं जोड़ने के बाद, तो 42 आए हैं, 42 में 2 का भाग दे, मतलब जितने भी पद आए उसमें 2 का भाग दे देना है, और जो भी नियर अबाउट संख्या हो उसी वाले अंतराल को हम मान लेंगे कि यही हमारा माध्यिका का वर्ग अंतराल है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। यहां पे दिया गया, यदि किसी संख्या मतलब किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो बहुलक होगा। मतलब यहां पे दिया हमारी वैल्यू कितनी दी गई है, माध्य दिया गया, माध्यक दिया गया है, और हमें क्या बहुलक चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। ये तीनों में संबंध जरूरी होता है आपके लिए कि मोड बराबर आपका फार्मूला होता है। मोड बराबर, मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 माध्य होता है, मतलब 2 मतलब इसका क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करना ये कि रिलेशन आपको जानकारी होनी चाहिए थे कि ये वाला फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बहुत मतलब बार बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुलक जो दिया गया है, बहुलक आपका मान दिया गया है, सॉरी नहीं दिया गया है, यहाँ पर बहुलक ही पूछा जा रहा है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका। माध्यिका क्या दिया, देखिए माध्य जो दिया गया है वो पहले दिया गया है, माध्यक जो दिया गया है वो बाद में दिया गया है। तो सबसे पहले माध्यिका दी गई है, तो क्या दिया गया है, माध्यिका। माध्यिका आपकी 26 है, तो यहाँ पर 3 में 26 का गुणा करेंगे माइनस 2। माध्य क्या दिया गया, 24.5, मतलब 24.5। तो अब इसका गुणा कर देंगे, 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18 और 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, 178 आ जाएगा। और उधर गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 हो जाएगी, और 2 4 को 8 हो जाएगा, 1 हाथ उठ के 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 ये इस प्रकार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49 केवल आएगा, क्योंकि दशमलव एक संख्या के बाद लगाना था। तो इस 0 के बाद दशमलव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो 178 से यदि आप 49 घटाते तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे आपका बचेगा 6 से घटाएंगे 4 तो आ जाएगा 2, और 129 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। देखिए मैं फिर से देख ले रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर इसका गुणा किया गया और इससे घटाया गया, तो 129 सही, बिल्कुल सही जवाब है। तो 129 यहाँ पर कहीं पर नहीं ऑप्शनों में दिख रहा है, सॉरी फिर से देखना पड़ेगा मुझे लगता है। 2 दूना 4, 3 मीडियन सही है, यहाँ पर तो सही था। फिर से एक बार हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है। तो बहुलक बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें जो माध्य दिया गया है, माध्य का मान 24.5 है, और यहाँ पर किसका, माध्यक का मान 26 है। तो माध्यिका का जो मान है वो 26 है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और जो माध्य का मान कितना दिया गया, माध्य का मान आपका यहाँ पे दिया गया है कितना, शायद वैल्यू में चेंजिंग है, क्योंकि ऐसे हल करने के बाद तो वैसे भी आ रहा है सही जवाब। तो यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे से तो 178 हो ही जाएगा, कोई उसमें गड़बड़ी की बात है नहीं, सॉरी केवल 78 हो जाएगा, केवल 78 हो जाएगा, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे 49 हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो लास्ट में डिजिट 9 आएगा। तो 9 किस डिजिट में आ रहा, सी में। इससे देखिए 18 से मतलब 8 से तो 9 घटेगा नहीं, एक उदाहरण लेगा इससे तो 18 हो जाएगा, 18 से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, लास्ट में 9 आना चाहिए। तो वो ऑप्शन कौन सा, केवल सी है। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट देखकर भी आप इसको मार्क कर सकते थे, इसीलिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न नंबर 20वें को। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई जो है आपकी, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो दिया है, जो आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया कितना, कितने बाई कितने की है, लंबाई आपकी 40 है और 20 आपकी चौड़ाई है, को मोड़कर, मतलब एक जैसे ये आयताकार है, आपने मान लिया कि ये आपका इतना लंबा चौड़ा आपका क्या है, एक आयत है, जिसकी जो आपकी लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। अब इसको जोड़ करके, मतलब इसको क्या करके, मोड़ करके एक खोखला बेलन बनाया गया है, मतलब इसको ऐसे घुमा लेना। देखिए मैं कागज एक लेकर दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
जैसे कि ये कागज दिया गया है, ये मान लेता हूं मैं आयताकार का, इसमें ये जो भुजा है ये दिया गया है, लंबाई 40 की है और ये आपका कितना है 20 का है। अब इसको मैं मोड़ करके एक क्या बना लेता हूं, बेलन बना लेता हूं इस प्रकार, मतलब बिल्कुल साइड बिल्कुल भी अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर से ही बनने चाहिए। तो इस प्रकार बेलन बना लेता हूं। तो बेलन की जो ऊंचाई है मुझे दी गई है कि कितनी है, 40 है। तो बेलन की ऊंचाई जो है 40 से तो बनेगा, क्योंकि लंबाई से बना है बेलन, ठीक। तो लंबाई से इसके बना, तो इसकी लंबाई 40 थी, तो बेलन की भी लंबाई 40 होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 40 है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या का मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या बन रही है ना उसको ज्ञात करना है। तो इसके फार्मूले के जरिए हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसका, देखिए अब जो बेलन होता है आयताकार, जो क्षेत्रफल उसका आयत का होगा और उतना ही इसका वक्र पृष्ठ होगा, किसका, आपके बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब किनारे किनारे के जो साइड का जो एरिया होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ और उसका आपके आयत का पूरा मतलब क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, ये बेलन की किसकी, बेलन की किसके बराबर हो जाए, बेलन की ऊंचाई के बराबर। बेलन की क्या, आपका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, किसके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 गुणे 40 गुणे 20 हो जाएगा। और वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2πr/h, यही तो होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर हम रख के अपना सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका मान तो दिया गया है 40, तो इसकी जगह पर h की जगह पर हम लिख देते हैं 40, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बेलन की ऊंचाई कितनी, 40। ये 40 से ये वाला 40 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो पाई का मान दिया गया, पाई का मान मतलब होता है आपका 22/7, तो इस पाई को हम बटे में ले आएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो 22/7 आपका हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करें, मतलब इसको पलटाएंगे, पलटा के गुणा करवाएंगे, 10 × 7/22 हो जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो 10 सते कितना हो जाएगा, 70, 70 में किसका भाग देंगे, 22 का भाग देंगे, तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। लगभग ये आपकी वैल्यू आएगी लगभग 3.5 आएगी, लगभग, क्योंकि 2 3 6 या तो देकर ही चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 70 में किसका भाग देंगे, 22 का भाग देंगे, तो 3 बार जाएगा, सबसे पहले 66 आ जाएगा, ठीक। 66 से इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। यहाँ पे 14 नहीं 40 आ जाएगा, ठीक। केवल 4 आ जाएगा, इसके बाद 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि जो कि आपका सही जवाब बन सके। तो आपका सही जवाब नन ऑफ दीज होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा आपका जवाब, क्योंकि यहाँ पर जो 3 पॉइंट कुछ वैल्यू बन रही जो कि एक ही बार जा रहा है, ठीक, 2 बार नहीं जा रहा। तो इसीलिए आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई वैल्यू आपकी नहीं मैच करेगी जो कि बेलन की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। तो इस प्रकार आपके 20 वैकल्पिक प्रश्न कंप्लीट हुए। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।